हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं रोहित सामुता और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दिव्यराज क्लासेस। आप सभी का आज की क्लास में हार्दिक स्वागत है। आज अपन पढ़ेंगे राजस्थान का इतिहास। और राजस्थान के इतिहास में हम क्रमवार राजस्थान का पूरा इतिहास पढ़ेंगे, जिसके अंदर अपन पढ़ेंगे राजस्थान इतिहास के स्रोत, जिसके 4 पार्ट पढ़ेंगे, जिसमें है पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत, प्रमुख आधुनिक इतिहासकार और राजस्थान के शोध संस्थान एवं संग्रहालय। दूसरे पार्ट में अपन पढ़ेंगे पाषाण काल से लेकर राजपूतों की उत्पत्ति तक का इतिहास, जिसके भी 4 पार्ट अपन पढ़ेंगे। उसके बाद राजपूताना के राजवंशों का इतिहास पढ़ेंगे, एक एक करके क्रमवार रूप से, जिसमें गुर्जर प्रतिहार है, गोहिलों का अभ्युदय है, राठौड़ राजवंश, चौहान राजवंश, कछवाहा राजवंश, परमार राजवंश, जाट राजवंश, यादव वंश, टोंक का मुस्लिम राज और शेष अन्य राजवंश जो भी हैं, उन सब को अपन यहाँ अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज का टॉपिक है राजस्थान के इतिहास के स्रोत। राजस्थान के इतिहास के स्रोत को मुख्यतः 2 भागों में बांटा जाता है, एक पुरातात्विक स्रोत और दूसरा साहित्यिक स्रोत। लेकिन अपन यहाँ विस्तृत रूप से इसको 4 अलग अलग भागों में बांटकर विभक्त करके अध्ययन करेंगे। पहला भाग है पुरातात्विक स्रोत, दूसरा साहित्यिक स्रोत, तीसरा भाग पढ़ेंगे आधुनिक इतिहासकार और चौथे पार्ट के रूप में पढ़ेंगे राजस्थान के शोध संस्थान व संग्रहालय। जो पुरातात्विक स्रोत है उसके 3 भाग पढ़ेंगे, अभिलेख, ताम्रपत्र और मुद्रा शास्त्र। साहित्यिक स्रोत में अपन पढ़ेंगे राजस्थानी साहित्य, राजसु साहित्य, वेली साहित्य, ख्यात साहित्य, राज साहित्य और पुरालेखीय सामग्री। आधुनिक इतिहासकार में कुछ विदेशी इतिहासकार और कुछ यहाँ देशी इतिहासकार के बारे में पढ़ेंगे, जिन्होंने राजस्थान के इतिहास के बारे में लिखा है। उनमें है कर्नल जेम्स टोड, एल.पी. टेसीटोरी, जॉन अब्राहम ग्रियर्सन। ये तीनों विदेशी इतिहासकार हैं। उसके बाद अबुल फजल, जी.एच. ओझा, कविराजा श्यामल दास, डॉक्टर दशरथ शर्मा, रामकरण आसोपा, सूर्यमल मिश्रण, मुंशी देवी प्रसाद, हरविलास शारदा, पंडित विश्वेश्वरनाथ रेऊ और अंत में पढ़ेंगे झाबरमल शर्मा। इसके बाद राजस्थान के शोध संस्थान व संग्रहालय के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले है पुरातात्विक स्रोत। जो पुरातात्विक स्रोत हैं वो सर्वाधिक प्रामाणिक साक्ष्य हैं। पुरातात्विक स्रोत होता क्या है कि खुदाई के दौरान जो भी सामग्री मिलती है, अभिलेख प्राप्त होते हैं, सिक्के प्राप्त होते हैं या जो स्मारक प्राप्त होते हैं, कोई ताम्रपत्र हो, भवन, मूर्ति और चित्रकला आदि सभी पुरातात्विक स्रोत में शामिल किए जाते हैं। इन पुरातात्विक स्रोतों के उत्खनन के लिए, यानी इनकी खुदाई के लिए, इनके सर्वेक्षण के लिए, इनको संग्रहण इकट्ठा करने के लिए, इनके अध्ययन, प्रकाशन और इनके संरक्षण के लिए एक विभाग का गठन किया गया, जिसका नाम है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, ASI, जिसको कहते हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। याद रखना कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का क्या कार्य है, या पूछा जा सकता है कि पुरातात्विक स्रोतों के उत्खनन के लिए, उनके संरक्षण के लिए, सर्वेक्षण के लिए, संग्रहण के लिए या उनके अध्ययन के लिए किस विभाग का गठन किया गया, तो वो है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, ASI, जिसका पूरा नाम होता है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इस विभाग की स्थापना 1861 ईस्वी में की गई थी। अलेक्जेंडर
कनिंघम के नेतृत्व में, और उस समय वाइसराय थे लॉर्ड कैनिंग। यानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना 1861 ईस्वी में तत्कालीन वाइसराय लॉर्ड कैनिंग की सहायता से अलेक्जेंडर कनिंघम के नेतृत्व में की गई। इस विभाग एएसआई का मुख्यालय वर्तमान में है नई दिल्ली। इस विभाग को वर्तमान में 24 मंडलों में बांटा गया है, जिनको अलग अलग मंडल विभाजित किए गए हैं और मंडल के ऊपर वो एक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है उप महानिदेशक के रूप में। ये पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग वर्तमान में संस्कृति मंत्रालय के अधीन है। देखिए आगे, राजस्थान में पुरातत्व सर्वेक्षण कार्य का जो प्रारंभ था वो किया गया सर्वप्रथम 1871 ईस्वी में, और उसका श्रेय जाता है एसीएल कार्लाइल को, जिसका पुनर्गठन किया गया 1902 ईस्वी में जॉन मार्शल द्वारा। यानी राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण कार्य 1871 में शुरू किया गया। शुरू करने का श्रेय जाता है एसीएल कार्लाइल को सॉरी। इसका पुनर्गठन किया गया 1902 ईस्वी में, और पुनर्गठनकर्ता थे जॉन मार्शल। राजस्थान में खुदाई के कार्य में या उत्खनन कार्य करने के लिए कई उत्खननकर्ताओं ने सहयोग किया है, जिनमें से मुख्य हैं डी सांकलिया, बीएन मिश्र, आरसी अग्रवाल, बीबी लाल, बीके थापर, एएन घोष, दयाराम साहनी, एसएन राजगुरु, डीपी अग्रवाल, विजय कुमार, ललित पांडे, जीवन खरवाल आदि। ये सभी राजस्थान में उत्खनन का कार्य करने वाले प्रमुख व्यक्ति हैं। अब है राजस्थान में या राजस्थान से संबंधित प्रमुख पुरातात्विक स्रोत, और प्रमुख पुरातात्विक स्रोतों को 3 भागों में बांटेंगे। 3 भागों में बांटकर यहाँ अध्ययन करेंगे। पहला है अभिलेख, दूसरा है ताम्रपत्र, और तीसरा मुद्रा शास्त्र। इन तीनों पार्टों का, तीनों भागों का अपन यहाँ विस्तृत अध्ययन करेंगे एक एक करके। सबसे पहले पढ़ेंगे अभिलेख। तो क्या होता है अभिलेख? देखिए, ये जो अभिलेख है, ये अभिलेख का जो विषय होता है वो होता है तत्कालीन राजाओं के वंश वर्णन का, उनकी विजयों का, उनके स्मारक, उनके दान, उनके द्वारा ग्रहण की गई या धारण की गई उपाधि, उस समय की प्रमुख घटनाएं, धर्म, समाज और राजा के द्वारा बनाए गए नियम आदि अभिलेखों के ऊपर उत्कीर्ण किए गए थे। ये अभिलेख पुरातात्विक स्रोतों में सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। और स्रोत क्यों है महत्वपूर्ण, उसका कारण क्या है? कारण है अभिलेखों का तिथि युक्त एवं समसामयिक होना। इंपॉर्टेंट है कि अभिलेख सबसे महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्रोत क्यों है? तो आंसर होगा उनका तिथि युक्त और समसामयिक होना। अभिलेखों के अध्ययन को कहते हैं एपिग्राफिक। तो प्रश्न पूछा जा सकता है एपिग्राफिक क्या है, और नीचे 4 ऑप्शन अलग अलग आपको दिए जा सकते हैं। तो एपिग्राफिक का मतलब होता है अभिलेखों का अध्ययन। ये जो अभिलेख बनाए गए, इन अभिलेखों की जो भाषा है वो अलग अलग भाषा का इस्तेमाल किया गया अलग अलग युग के काल के हिसाब से। तो प्रारंभिक अभिलेख बनाए उनकी भाषा थी संस्कृत। जो मध्यकालीन अभिलेख थे उनकी भाषा संस्कृत, फारसी, उर्दू और राजस्थानी भाषा का इनमें इस्तेमाल किया गया मध्यकालीन अभिलेखों में। अशोक के अभिलेख, अशोक के अभिलेख भारत के सबसे प्राचीन अभिलेख माने जाते हैं, और अशोक के अभिलेख की भाषा थी प्राकृत मागधी भाषा, और उनकी लिपि थी ब्राह्मी। मुख्य लिपि ब्राह्मी थी, और उनके अलावा 3 लिपियां और थी, ख्रोष्टी, अरेमाइक और यूनानी। यानी अशोक ने अपने स्तंभों में, अपने अभिलेखों में 4 प्रकार की लिपियों का इस्तेमाल किया, ब्राह्मी, ख्रोष्टी, अरेमाइक, यूनानी।
बात करते हैं राजस्थान के अभिलेखों की। राजस्थान के अभिलेखों की जो भाषा थी वो संस्कृत और राजस्थानी भाषा थी। लिपि महाजनी लिपि, हर्षकालीन और नागरी लिपि, और मुख्यतः इसमें नागरी लिपि का इस्तेमाल किया गया। राजस्थानों के जो अभिलेख थे उनकी जो शैली थी वो थी गद्य पद्य शैली। एक शब्द और आएगा प्रशस्ति। क्या होती है प्रशस्ति? ऐसे अभिलेख होते हैं जिनमें किसी राजा की उपलब्धियों की यशोगाथा लिखी होती है। यानी ऐसे अभिलेख जिसमें किसी भी राजा की उपलब्धियों का यशोगान किया होता है उसे प्रशस्ति कहा जाता है। नोट लगा के लिखा है, एक शासक हैं शक शासक रुद्रदामन, और उन रुद्रदामन ने एक अभिलेख लिखा, जूनागढ़ अभिलेख उत्कीर्ण करवाया। ये भारत का पहला संस्कृत का अभिलेख है। तो पूछा जा सकता है कि जूनागढ़ अभिलेख किस शासक का है? आंसर होगा शक शासक रुद्रदामन का। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत का संस्कृत का पहला अभिलेख कौन सा है? तो वो है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। अब है राजस्थान के विभिन्न अभिलेख। एक एक अभिलेख के बारे में अपन विस्तृत अध्ययन करेंगे कि वह अभिलेख कहाँ मिला, किसने प्रकाशित करवाया, उसके प्रशस्तिकार कौन थे, उत्कीर्णकर्ता कौन थे, और किस राजा के आदेश के द्वारा उसको उत्कीर्ण करवाया गया, और उस अभिलेख के मुख्य विषय क्या क्या है। सबसे पहले है घोसुंडी शिलालेख, चित्तौड़गढ़। ये 2री सदी ईसा पूर्व का अभिलेख है। याद रखना आपको। तो ये पूछा जा सकता है कि घोसुंडी शिलालेख कहाँ से प्राप्त किया गया? तो वो है चित्तौड़गढ़ से। ये किस समय का अभिलेख है? 2री सदी ईसा पूर्व का। D.R. भंडारकर द्वारा इसको खनन के दौरान प्राप्त किया था। घोसुंडी शिलालेख की जो भाषा है वो संस्कृत है और लिपि ब्राह्मी। सॉरी, इंपॉर्टेंट अगला पॉइंट कि राजस्थान में वैष्णव भागवत संप्रदाय से संबंधित प्राचीनतम अभिलेख है ये। तो पूछा जा सकता है घोसुंडी शिलालेख का मुख्य विषय क्या है? तो कौन सा होगा? वैष्णव संप्रदाय या भागवत संप्रदाय? कि भागवत संप्रदाय से संबंधित राजस्थान का प्राचीनतम अभिलेख है कौन सा? घोसुंडी अभिलेख, जो वर्तमान में उदयपुर संग्रहालय में सुरक्षित है। तो यह भी पूछा जा सकता है कि घोसुंडी शिलालेख कहां से प्राप्त किया गया? चित्तौड़गढ़ से। और वर्तमान में यह कहां सुरक्षित है? उदयपुर संग्रहालय में। 2री सदी ईसा पूर्व का अभिलेख है। गजवंश के शासक थे सर्वतात, उनके द्वारा किए गए अश्वमेध यज्ञ का इसमें वर्णन मिलता है, तथा सर्वतात के द्वारा ही विष्णु मंदिर की 4 दीवारें बनवाने का भी इस अभिलेख में उल्लेख मिलता है। भागवत पूजा के निमित्त शिला प्राकार बनवाने का भी उल्लेख मिलता है इस घोसुंडी शिलालेख में। तो पूछा जा सकता है कि घोसुंडी शिलालेख में किस राजा का वर्णन मिलता है? तो वो है गजवंश के शासक सर्वतात। उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया, उसका वर्णन मिलता है। विष्णु मंदिर की 4 दीवारी बनवाई, उसका वर्णन मिलता है। और भागवत पूजा के निमित्त एक शिला प्राकार बनवाया, उसका भी वर्णन हमें इसमें मिलता है। और घोसुंडी शिलालेख वर्तमान में उदयपुर संग्रहालय में सुरक्षित है। दूसरा बिजोलिया शिलालेख, और बिजोलिया आपको पता है कहाँ है? भीलवाड़ा में। किसान आंदोलन हुआ बिजोलिया में विजय सिंह पथिक के नेतृत्व में, तो वही बिजोलिया। तो बिजोलिया शिलालेख है भीलवाड़ा 1170 ईस्वी का। इस बिजोलिया शिलालेख में बिजोलिया का नाम कहा गया है विंध्यवली, यानी बिजोलिया को विंध्यवली नाम से इसमें
प्रदर्शित किया गया है, लिखा गया है। बिजोलिया शिलालेख की जो प्रशस्तिकार हैं वो है गुणभद्र, और बिजोलिया शिलालेख की स्थापना करवाई थी जैन श्रावक लोलाक द्वारा पार्श्वनाथ मंदिर निर्माण की स्मृति में। इस बिजोलिया शिलालेख में अजमेर व सांबर साकंबरी, उस समय उसका नाम था साकंबरी और वर्तमान में कहते हैं सांबर, के चौहानों का वर्णन है। यानी बिजोलिया शिलालेख में मुख्यतया अजमेर और सांभर साकंबरी के चौहानों का वर्णन मिलता है। और इस शिलालेख के द्वारा हमें पता चलता है कि साकंबरी में चौहान राज्य की स्थापना 551 ईस्वी में करवाई गई चौहानों के आदि पुरुष वासुदेव चहमन द्वारा, तथा वासुदेव चहमन ने ही सांबर झील का निर्माण करवाया। इंपॉर्टेंट है ये कि चौहान साकंबरी में चौहान राज्य की स्थापना कब व किसने करवाई? 551 ईस्वी में वासुदेव चहमन ने। सांबर झील का निर्माण किसने करवाया? वो भी है वासुदेव चहमन ने। तथा इन वासुदेव चहमन ने साकंबरी में चौहान राज्य की स्थापना कर राजधानी बनाई अहिछत्रपुर, वर्तमान नागौर को। उस समय नागौर का नाम था अहिछत्रपुर। देखिए आगे, इसी शिलालेख से हमें पता लगता है कि सांबर व अजमेर के चौहान वत्स गोत्रीय ब्राह्मण थे। यानी बिजोलिया शिलालेख में अजमेर तथा सांभर के चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है। इस शिलालेख में अनेक प्राचीन स्थलों के नामों का वर्णन किया गया है, जिनमें से मुख्य है जाबालीपुर। ये जाबालीपुर वर्तमान में जालोर के नाम से प्रसिद्ध है। साकंबरी सांभर, श्रीमाल जिसको कहते हैं भीनमाल, अहिछत्रपुर नागौर, और आपको शुरू में बताया विंध्यवली, और विंध्यवली का मतलब है बिजोलिया। तो ये था बिजोलिया शिलालेख भीलवाड़ा। प्रशस्तिकार गुणभद्र, 1170 ईस्वी का शिलालेख। अगला शिलालेख है रणकपुर प्रशस्ति, और आपको बताया प्रशस्ति क्या होती है कि ऐसा अभिलेख जिसमें किसी राजा की यशोगाथा का वर्णन होता है उसे प्रशस्ति कहा जाता है। यह है रणकपुर प्रशस्ति, और रणकपुर है पाली में। 1439 ईस्वी की प्रशस्ति है। रणकपुर प्रशस्ति के प्रशस्तिकार हैं देपाक दीपा। इस रणकपुर प्रशस्ति में मेवाड़ के राजवंश और धरणक सेठ के वंश का वर्णन मिलता है। रणकपुर प्रशस्ति में ही महाराणा कुंभा की विजयों और अनेक उपाधियों का वर्णन भी मिलता है। तथा इसी रणकपुर प्रशस्ति में गुहिलों को बापा रावल का पुत्र बताया गया है, तथा बापा और कालभोज को अलग अलग व्यक्ति बताया गया है। और रणकपुर प्रशस्ति के द्वारा हम उस समय की आर्थिक तथा धार्मिक जीवन का वर्णन किया गया है, या अपन पता लगा सकते हैं कि उस समय की आर्थिक व धार्मिक स्थिति कैसी थी। एक बार फिर से सुनिए, रणकपुर प्रशस्ति 1439 ईस्वी की, पाली से प्राप्त की। प्रशस्तिकार देपाक, जिसको दीपा भी कहते हैं, और इसमें मेवाड़ के राजवंश धरणक सेठ के वंश का वर्णन किया गया है। महाराणा कुंभा की अनेक विजयों उपाधियों का वर्णन किया गया है। गुहिलों को बापा रावल का पुत्र बताया है, और खास बात है कि बापा तथा कालभोज को इसमें अलग अलग व्यक्ति बताया गया है। अगली प्रशस्ति है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, और कीर्ति स्तंभ कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। कब की है? 1460 ईस्वी की प्रशस्ति है ये। और इस कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के प्रशस्तिकार थे महेश भट्ट। महाराणा कुंभा की प्रशस्ति है ये। पूछा जा सकता है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति
किस राजा की प्रशस्ति है? तो यह है महाराणा कुंभा की प्रशस्ति। इसमें महाराणा कुंभा का विशद वर्णन किया गया है। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में ही महाराणा कुंभा की अनेक उपाधियों, उनकी उपलब्धियों, उनकी विजयों तथा उनके द्वारा रचित ग्रंथों का वर्णन किया गया है। रचित ग्रंथ कौन कौन से हैं जिनका वर्णन है? उनमें एक है चंडी शतक, गीत गोविंद की टीका और संगीत राज। तो अपन को याद रखना है कि चंडी शतक किसने लिखा, गीत गोविंद की टीका किसने लिखी तथा संगीत राज किसने लिखा। या ऑप्शन में आ सकता है कि निम्न में से महाराणा प्रताप की या महाराणा प्रताप द्वारा रचित ग्रंथ है या नहीं है। जो भी ऑप्शन में आए अपन को याद रखना है महाराणा प्रताप ने चंडी शतक, गीत गोविंद की टीका और संगीत राज तथा अनेकों ग्रंथ लिखे जिनका अपन आगे भी अध्ययन करेंगे। लेकिन इन 3 ग्रंथों का नाम अपन को मिलता है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में। उपाधियां, महाराणा कुंभा ने अनेकों उपाधियां धारण की और उनके योग्य भी थे, बहुत ही कुशल प्रशासक थे, न्यायप्रिय, हिंदुओं के राजा। उन्हीं आधार पर उन्होंने अलग अलग उपाधियां धारण की। एक उपाधि है महाराजा धीराज। अभिनव भट्टाचार्य, अभिनव भट्टाचार्य उन्होंने धारण की थी संगीत में अपनी कुशलता के कारण। हिंदू सुल्तान, राय रायन, राणो रासो, छापगुरु, दानगुरु, राजगुरु और शैलगुरु, इन सभी उपाधियों का वर्णन हमें मिलता है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में। तो सभी उपाधियां याद रखनी है कि निम्न में से महाराणा प्रताप की महाराणा कुंभा की उपाधियां हैं या नहीं हैं। तो कौन कौन सी हैं? महाराजा धीराज, अभिनव भट्टाचार्य, हिंदू सुल्तान, राय रायन, राणो रासो, छापगुरु, दानगुरु, हालगुरु, शैलगुरु और राजगुरु। ये महाराणा कुंभा द्वारा धारण की गई उपाधियां हैं। उनकी उपलब्धियां, उनकी विजय देखिए। मालवा तथा गुजरात की संयुक्त सेना को कुंभा द्वारा परास्त करना इस कीर्ति स्तंभ से पता लगता है। यानी महाराणा कुंभा ने मालवा तथा गुजरात की संयुक्त सेना को हराया था, यह हमें पता लगता है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति से। उस विजय के उपलक्ष्य में महाराणा कुंभा ने चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पहुंचा गया है, कई बार कई एग्जाम्स में आ चुका है। अलग अलग तरीके से पूछा जाता है कि विजय स्तंभ कहाँ है? चित्तौड़गढ़। विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया? महाराणा कुंभा ने। विजय स्तंभ का निर्माण किस युद्ध की विजय के उपलक्ष्य में करवाया गया? वो है महाराणा कुंभा द्वारा मालवा तथा गुजरात की संयुक्त सेना को पराजित करने के उपलक्ष्य में। और महाराणा कुंभा द्वारा अनेकों मंदिरों का निर्माण करवाया गया, ये भी हमें पता लगता है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति से। तो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है चित्तौड़गढ़ में, 1460 ईस्वी की प्रशस्ति है। प्रशस्तिकार है महेश भट्ट। और कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है महाराणा कुंभा की प्रशस्ति, जिसमें महाराणा कुंभा की उपाधियों, उनकी उपलब्धियों और उनके द्वारा रचे गए ग्रंथों का वर्णन मिलता है। आगे है बापा से लेकर राणा कुंभा तक उन सभी गुहिलों की वंशावली तथा उनकी उपलब्धियों का वर्णन भी हमें प्राप्त होता है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति से। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति द्वारा ही हम 15वीं सदी के राजस्थान की राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक व सांस्कृतिक दशा की विशद जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। या हमें 15वीं सदी के राजस्थान की सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, सांस्कृतिक
दशा का या ज्ञान होता है, पता चलता है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति से। अगली प्रशस्ति है कुंभलगढ़ प्रशस्ति, और कुंभलगढ़ कहाँ है? राजसमंद। तो कुंभलगढ़ प्रशस्ति राजसमंद से प्राप्त हुई और ये 1460 ईस्वी की प्रशस्ति है। कुंभलगढ़ प्रशस्ति के प्रशस्तिकार भी कहते हैं, इसको उत्कीर्णक भी कहते हैं। कौन थे? कवि महेश। याद रखना है कि कुंभलगढ़ प्रशस्ति कहाँ से प्राप्त हुई? राजसमंद से। कुंभलगढ़ प्रशस्ति का समय क्या है? 1460 ईस्वी। कुंभलगढ़ प्रशस्ति के उत्कीर्णक या प्रशस्तिकार कौन है? कवि महेश। इस प्रशस्ति से हमें गुहिल वंश और उनकी उपलब्धियों का जानकारी प्राप्त होती है। कुंभलगढ़ प्रशस्ति में बापा रावल को ब्राह्मण विप्र वंशीय बताया गया है। पूछा जा सकता है कि ऐसी कौन सी प्रशस्ति है जिसमें बापा रावल को ब्राह्मण बताया गया है, या कुंभलगढ़ प्रशस्ति में बापा रावल को क्या बताया गया है, किस जाति का बताया गया है या किस वंश का बताया गया है? वो है ब्राह्मण विप्रवंशीय कुंभलगढ़ प्रशस्ति। मेवाड़ के महाराणाओं की वंशावली को विशुद्ध रूप से जानने का महत्वपूर्ण साधन है ये। तो ये इंपॉर्टेंट है कि ऐसी कौन सी प्रशस्ति है जिसके द्वारा मेवाड़ के महाराणाओं की वंशावली को जाना जा सकता है? कुंभलगढ़ प्रशस्ति। इस कुंभलगढ़ प्रशस्ति से हमें तत्कालीन समय की दास्तां, वर्णाश्रम व्यवस्था, तपस्या, शिक्षा, यज्ञ आदि का वर्णन भी मिलता है। अगली प्रशस्ति है राय सिंह प्रशस्ति, बीकानेर। 1594 ईस्वी की है राय सिंह प्रशस्ति बीकानेर। आपको एक साथ याद करना है, राय सिंह प्रशस्ति बीकानेर, कुंभलगढ़ प्रशस्ति राजसमंद, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति चित्तौड़गढ़। ऐसे एक साथ याद करोगे तो दो एक साथ याद हो जाएंगे। अलग अलग याद करोगे तो यादें नहीं होती है, कंफ्यूज हो जाता है। तो राय सिंह प्रशस्ति बीकानेर। प्रशस्तिकार जैन मुनि जैता, जिसे जैतड़ा भी कहा गया है। ये बीकानेर के शासकों की उपलब्धियों का जानकारी प्रदान करने वाला एक अभिलेख है, प्रशस्ति है। यानी राय सिंह प्रशस्ति से हमें बीकानेर के राव बीका से लेकर राव राय सिंह तक के शासकों की उपलब्धियों का वर्णन मिलता है। राय सिंह प्रशस्ति में बीकानेर राजा राव राय सिंह की विजयों और उनके साहित्य प्रेम का विशद वर्णन किया गया है। इस प्रशस्ति के द्वारा हमें पता लगता है कि बीकानेर दुर्ग का निर्माण राव राय सिंह ने अपने मंत्री करमचंद द्वारा करवाया था। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है कि बीकानेर दुर्ग का निर्माण किसने करवाया। ऑप्शन पे डिपेंड करेगा, राव राय सिंह लिखा है या करमचंद लिखा है। यदि राव राय सिंह लिखा है तो राव राय सिंह, करमचंद लिखा है तो करमचंद। राजा थे राव राय सिंह ने आदेश देकर, उस समय के उनके मंत्री थे करमचंद, उनके द्वारा निर्माण करवाया था बीकानेर दुर्ग का। ये जानकारी हमें मिलती है राय सिंह प्रशस्ति द्वारा। बीकानेर दुर्ग को जूनागढ़ और लालगढ़ भी कहा जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट कि जूनागढ़ कहाँ है? बीकानेर। लालगढ़ कहाँ है? बीकानेर। तो जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर, लालगढ़ दुर्ग बीकानेर। लालगढ़ क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस बीकानेर दुर्ग का निर्माण लाल पत्थरों से करवाया गया है, जिसके कारण इसको कहते हैं लालगढ़ दुर्ग। सॉरी, थोड़ी सी हो गई है गड़बड़, एक सेकेंड। तो ये लालगढ़ दुर्ग लाल पत्थरों से निर्माण कराने का कारण या लाल पत्थरों से निर्मित होने के कारण लालगढ़ दुर्ग कहा गया है बीकानेर दुर्ग को। एक बार फिर से सुन लीजिए, राय सिंह प्रशस्ति बीकानेर
1594 ईस्वी की, जिसके प्रशस्तिकार हैं जैन मुनि जैता, जिनको जैतड़ा भी कहा गया है। इस प्रशस्ति में बीकानेर के शासकों राव बीका से लेकर राव रायसिंह तक का वर्णन मिलता है। और मुख्य बात है कि इस प्रशस्ति के द्वारा हमें पता लगता है कि बीकानेर दुर्ग का निर्माण राव रायसिंह ने अपने मंत्री करमचंद द्वारा करवाया गया। इस दुर्ग को जूनागढ़ तथा लालगढ़ भी कहते हैं। लालगढ़ क्यों कहते हैं? लाल पत्थरों से निर्मित होने के कारण बीकानेर दुर्ग को लालगढ़ भी कहते हैं। अगली प्रशस्ति है जगन्नाथ राय प्रशस्ति। जगन्नाथ राय प्रशस्ति है उदयपुर की और समय है 1652 ईस्वी का। इस जगन्नाथ राय प्रशस्ति की प्रशस्तिकार हैं कृष्ण भट्ट। जगन्नाथ राय प्रशस्ति से हमें बापा रावल से लेकर जगत सिंह सिसोदिया तक के गुहिलों का वर्णन मिलता है। इंपॉर्टेंट बात है, ऐसी कौन सी प्रशस्ति है जिसे हमें हल्दीघाटी युद्ध की जानकारी प्राप्त होती है? वो है जगन्नाथ राय प्रशस्ति। यानी इस जगन्नाथ राय प्रशस्ति में हल्दीघाटी युद्ध का विशद वर्णन किया गया है। ये इंपॉर्टेंट, हल्दीघाटी युद्ध का वर्णन प्राप्त होता है जगन्नाथ राय प्रशस्ति। प्रशस्तिकार हैं कृष्ण भट्ट। जगन्नाथ राय प्रशस्ति से राणा करण सिंह के समय सिरोंज के विनाश और सिरोंज विजय का वर्णन भी मिलता है। राणा जगत सिंह के द्वारा किए गए अनेक युद्धों, उनके पुण्य कार्यों का वर्णन भी जगन्नाथ राय प्रशस्ति से प्राप्त होता है। उदयपुर में जगन्नाथ राय मंदिर या जगन्नाथ मंदिर, जिन्हें वर्तमान में कहते हैं जगदीश मंदिर, निर्माण करवाया था राणा जगत सिंह ने। ये वर्णन भी हमें मिलता है इसी प्रशस्ति में। मोहन मंदिर, इसका निर्माण पिछोला झील के मध्य में राणा जगत सिंह ने करवाया तथा राणा जगत सिंह ने उदयपुर में ही रूपसागर तालाब बनवाया। तो एक बार फिर से सुनिए, राणा जगत सिंह ने पंचायतन शैली में जगन्नाथ मंदिर, जिसे वर्तमान में कहते हैं जगदीश मंदिर, बनवाया। पिछोला झील के मध्य में मोहन मंदिर का निर्माण करवाया तथा रूपसागर तालाब बनवाया। ये जानकारी प्राप्त होती है जगन्नाथ राय प्रशस्ति से। अगली प्रशस्ति राज सिंह प्रशस्ति, जो है राजसमंद में 1676 ईस्वी की प्रशस्ति है। इंपॉर्टेंट है इसकी कि राज सिंह प्रशस्ति के प्रशस्तिकार कौन थे? वो थे रणछोड़ भट्ट तैलंग, जो कि ब्राह्मण थे। ज्यादातर आपको जितने भी मिलेंगे वो चारण, भाट ऐसे मिलेंगे प्रशस्तिकार। इस राजसिंह प्रशस्ति के जो प्रशस्तिकार हैं वो है रणछोड़ भट्ट तैलंग, जो कि ब्राह्मण थे। ये महाराणा राज सिंह सिसोदिया की प्रशस्ति है। राज सिंह प्रशस्ति किसकी है? महाराणा राज सिंह सिसोदिया की प्रशस्ति है। उनके समय इसकी स्थापना की गई थी। इंपॉर्टेंट ये है कि राज सिंह प्रशस्ति विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति है, विश्व का सबसे बड़ा अभिलेख है। कौन सा? राज सिंह प्रशस्ति राजसमंद। राजसमंद झील की नौपाल चौकी या नौ चौकी पाल पर 25 शिलाओं पर इस प्रशस्ति को उत्कीर्ण करवाया गया है और प्रत्येक शिला का जो आकार है वो है 3 फीट लंबा तथा 2.5 फीट चौड़ा। एक बार फिर से सुनिए, राज सिंह प्रशस्ति कहां पर स्थित है? राजसमंद झील की नौ चौकी पाल पर 25 शिलाओं में उत्कीर्ण और प्रत्येक शिला का आकार है 3 फीट गुणा 2.5 फीट। बापा रावल से लेकर राणा जगत सिंह द्वितीय तक
गुहिलों की वंशावली और उपलब्धियों की जानकारी हमें प्राप्त होती है राज सिंह प्रशस्ति से। देखिए इंपॉर्टेंट है, महाराणा अमर सिंह द्वारा की गई मुगल मेवाड़ संधि का वर्णन भी हमें मिलता है राज सिंह प्रशस्ति द्वारा। तो पूछा जा सकता है मुगल मेवाड़ संधि किसने की थी? किसने की थी? महाराणा अमर सिंह ने, अंग्रेजों के साथ, मुगलों के साथ। और ये जानकारी प्राप्त हुई है राज सिंह प्रशस्ति राजसमंद द्वारा। इसी राज सिंह प्रशस्ति से हमें जानकारी मिलती है कि महाराणा राज सिंह ने राजसमंद झील का निर्माण करवाया अकाल राहत कार्यों के तहत। और इस राजसमंद झील के निर्माण में 14 वर्ष लगे। तो पूछा जाता है कि राजसमंद झील का निर्माण किसने करवाया? महाराणा राज सिंह ने। कैसे करवाया? उस समय भीषण अकाल पड़ा था। उन अकाल राहत कार्यों के दौरान महाराणा राज सिंह ने राजसमंद झील का निर्माण करवाया था और इसके निर्माण में 14 वर्ष लगे थे। पूछा जाता है राजसमंद झील कौन से जिले में स्थित है, या एकमात्र ऐसी झील जो अपने जिले के नाम पर है, राजसमंद झील। राजसमंद झील का निर्माण किसने करवाया? महाराणा राज सिंह ने। राज सिंह प्रशस्ति कहाँ से प्राप्त की गई, या कहाँ की प्रशस्ति है? राजसमंद की। प्रशस्तिकार रणछोड़ भट्ट तेलंग। कहाँ स्थित है? राजसमंद झील की नोचों की पाल पर। और विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्तियां, विश्व का सबसे बड़ा अभिलेख कौन सा है? राज सिंह प्रशस्ति। आशा करता हूं मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो मेरे चैनल दिव्यराज क्लासेज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें तथा इस वीडियो के बारे में अधिक से अधिक कमेंट्स करें कि आपको वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो और इंतजार कीजिए अगले वीडियो के लिए।